बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां प्रेमी के द्वारा फोन नहीं उठाने पर प्रेमिका ने जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज करके बैंक कर्मी प्रेमी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारी की बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यह मामला नादान प्रेम में रोटनी बनाने से लेकर जान देने की धमकी से लेकर जान तक चला गया। हम आपको बता दें कि गत दिवस पहले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से उसकी सोशल मीडिया पर फोटो मांगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वहीं प्रेमी के काफ़ी जिद के बाद भी उसने अपनी फ़ोटो नहीं भेजी। इस पर प्रेमी ने ट्रेन से कटकर मर जाने की धमकी दी, लेकिन इस पर भी प्रेमिका ने फ़ोटो नहीं भेजी तो प्रेमी ने जान देने की धमकी देते हुए फ़ोन काट दिया। जिसके बाद प्रेमिका ने कई बार कॉल करके प्रेमी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन युवक के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। जिसके बाद युवती ने परेशान होकर जहर खा लिया। वहीं परिजन उसे एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गए और इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि बैंक कर्मी प्रेमी के उकसाने और दबाव बनाने पर लड़की आत्महत्या करने को मजबूर हुई है। देवीदास राजपूत। घटना ये हुई थी, हमको कुछ पता नहीं था। जब हम मंडी चले गए थे तो उसमें 10 बजे कॉल आती है हमारे पास कि आपने बच्चे ने जहर खा लिया है। तो हमने ठीक है, हम तुरंत घर पर आए, उस बच्चे को ले गए, अस्पताल में एडमिट कराया। तो एडमिट कराने के बाद पता लगा उसका मतलब चैट पड़ा उसका मोबाइल में, उसने धमकी लिखी थी कि तू अपना चेहरा दिखा मेरे को, नहीं तो मैं मतलब ट्रेन से कट के मर जाऊँगा। उसने कॉल करी 40 बार, उसने कॉल नहीं उठाई, उसी बीच में उसने जहर खा लिया। हमको पता लगा, हमने ठीक है शुरुआत करते इस विषय में, लड़की ठीक हो जाए। तो 11 या 12 बजे हमने बात की लड़की से, लड़की ठीक होने लगी, ठीक हो जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब बोले ठीक हो जाएगी। देखा तो 2 बजे उसका खत्म हो गई। तो फिर लमसम मेरे ख्याल से जी 2 महीने। ये कहना चाहेंगे कि इज्जतनगर में एक लड़की ने सुसाइड किया है, उसके एक लड़के ने उसे मजबूर किया था, क्या मामला है, क्या था? थाना इज्जतनगर पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि इनकी पुत्री का एक लड़के से व्हाट्सएप पर चैट के माध्यम से बात हो रही थी। लड़के के द्वारा इनकी पुत्री से चेहरा दिखाने के लिए बोला गया, लड़की ने चेहरा दिखाने से मना कर दिया। तो लड़के ने बताया कि अगर तुम चेहरा नहीं दिखाओगे तो मैं ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दूंगा, और उसके बाद उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इनकी पुत्री के द्वारा उस लड़के से फ़ोन पर संपर्क करने के लिए 40 बार कॉल किया गया, जैसा कि इनके द्वारा तहरीर में बताया गया है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इससे इनकी पुत्री जो है डरकर सल्फात की गोली खा ली और इलाज के लिए इन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई। बाद में इनका जब व्हाट्सएप चैट देखा गया तो इनकी पुत्री के व्हाट्सएप चैट से एक मैसेज लड़के के द्वारा भेजा गया था कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार दूंगा। इस संबंध में थाना इज्जतनगर पर 306, 506 IPC का मुकदमा जो लड़का है शशि अरोड़ा उसके खिलाफ में लिखा गया है। उसकी गिरफ्तारी की टीम बना दी गई है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। भदोही जनपद के एक सर्राफा व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने लाखों रुपए का जेवरात लूट कर फरार हो गए। वहीं बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की अन्य टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना चौरी थाना इलाके के भकौड़ा गांव की है, जहां जय कुमार सेठ नाम का सर्राफा व्यापारी अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह भकौड़ा गांव के पास पहुंचा तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश आए और डरा धमका कर व्यापारी से जेवरात लूट कर फरार हो गए। बताया जाता है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के जेवरात थे। फिलहाल पूरे मामले में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपने घर से कुछ ज्वेलरी लेके अपनी दुकान पर जा रहा था। उसी समय रास्ते में 2 बाइक पे 4 बाइक सवार आए और उन्होंने उसको रोका और रोक के उसका कुछ कैश और ज्वेलरी लूटने की बात प्रकाश में आई है। तुरंत जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर आके जांच कर रही हैं और इसके अनावरण के लिए SOG सहित अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया जाएगा। आजमगढ़ के जयपुर स्थित लाट घाट पुल पर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन में लगभग 80 किलो अवैध गांजा के साथ 2 महिला सहित 4 तस्करों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू समेत 7 मोबाइल भी बरामद किया है।
उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह व प्रभारी सर्विलांस सेल के साथ पुल पर गोरखपुर से आने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी बिना नंबर की एक सफेद रंग की सफारी वाहन आता देख शंकावश पुलिस ने वाहन को रुकवाया, लेकिन उसमें बैठे चारों लोग गाड़ी से उतरकर भागने लगे। तभी पुलिस बल की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जहां छानबीन के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा, 1 अदद तमंचा व इलेक्ट्रॉनिक तराजू समेत लगभग 8,000 रुपए समेत 7 अदद मोबाइल एवं अन्य अवैध सामानों को जब्त कर लिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार गांजा की कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसी क्रम में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना जीएनपुर की पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस टीम को भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी तथा 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। कार्रवाई कुछ इस प्रकार हुई थी कि पुलिस को कतिपय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गोरखपुर साइड से गांजा जनपद आजमगढ़ में आ रहा है। इस पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो आज सवेरे करीब 5:15 बजे लाटघाट के पास एक बिना नंबर की सफ़ेद रंग की सफारी आती दिखाई पड़ी। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी की जामा तलाशी ली गई और व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गई तो गाड़ी में करीब 79.5 kg 79.53 kg गांजा बरामद हुआ और 4 व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिनके नाम राहुल, अमन तिवारी। राहुल गोरखपुर के रहने वाले हैं, अमन तिवारी गाजीपुर के हैं और रूपाली बर्मन और रमेला नरजारी 2 महिलाएं भी पकड़ी गईं जो आसाम की रहने वाली हैं। राहुल के पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा और चेकिंग की गई गाड़ी से तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, करीब 167 पैकिंग की पन्नियाँ और 8100 रुपया, 7 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये असम से गांजा लाते हैं और आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में सप्लाई करते हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गण को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस बिंदु पर भी विवेचना की जा रही है कि आजमगढ़ में ये कहां सप्लाई करते थे, उनके विरुद्ध भी छानबीन करते हुए उनके नाम प्रकाश में लाकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के रविंद्रपुर स्थित इंटीग्रेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भाजपा कैंटोनमेंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, संस्था के निदेशक नीरज सिंह के नेतृत्व में फीता काटकर किया गया। इस दौरान बताया गया कि दिमागी एवं मानसिक रूप से ग्रस्त बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करने के उद्देश्य से पहल की गई है। इंटीग्रेशन एंड रिसर्च सेंटर का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है जो दिमागी एवं मानसिक रूप से कमजोर हैं, जहां उनका उपचार विशेष मनोवैज्ञानिक कुशल संचालक के नेतृत्व में किया जाएगा, जिससे कि एक असामान्य बच्चा भी एक आम बच्चों की तरह व्यवहार कर सके। इसी क्रम में संस्था के निर्देशक ने कहा कि यहाँ उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और मैं इस इंस्टीट्यूट ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रिसर्च सेंटर का निदेशक भी हूँ। ये हमारा सेंटर वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, आसाम में और अब जाके उत्तर प्रदेश वाराणसी में आया है। बेसिकली हमारा उद्देश्य इस सेंटर्स को लेके है कि ऐसे बच्चे ना जिनको जन्म से कुछ प्रॉब्लम होता है या उनका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चों को एक छत के नीचे हम सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डॉक्टर फैसिलिटीज़ हो या थेरेपिस्टों से उनको जो भी सुविधा मिलने वाली हो। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतने डेवलप इंस्टीट्यूट शायद पहली बार हम लेकर आए हैं, खास करके यहाँ के बच्चों का अच्छा हो। पहले क्या होता था, यहाँ के बच्चों को बाहर के स्टेट्स में, दिल्ली में, कोलकाता में, बैंगलोर में जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। अब उनके लिए ये फैसिलिटीज़ उनके होम टाउन में हम अवेलेबल करा रहे हैं। सर, इसके जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पे है और कितने ब्रांच अभी तक खुल चुके हैं? सर, हमारा मेन ब्रांच कोलकाता में है जो 2012 से स्टार्ट हुआ था, और अभी सर हमारे कोलकाता में 3 सेंटर है, सिलीगुड़ी है, रांची है, गुवाहाटी है, उसके बाद वाराणसी है। तो किस तरह से आप चार्ज रखे हैं बच्चों को जो थेरेपी देंगे? सर, यहाँ पे एक तो नॉमिनल चार्जेस हैं सारी थेरेपीज़ की, अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली बहुत नॉमिनल चार्जेस है। और हमारे यहाँ ये भी फैसिलिटीज़ है कि अगर कोई बच्चा पैसे के कारण एडमिशन्स नहीं ले सकते या उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, उनकी सारी व्यवस्था हमारे यहाँ है। वो अगर उस कैटेगरीज में आते हैं तो उन्हें सारी व्यवस्था मुफ्त में दी जाएगी। क्या गवर्नमेंट के लिए कुछ नियम जो योजनाएं हैं वो आपके? सर, ये हम फर्दर यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से बात कर, लोकल जो रूलिंग पार्टीज़ है उनसे बात हमारी हो रही है। हम ज़रूर ऐसा कुछ रखेंगे कि यहाँ पे लोकल
को वो फैसिलिटीज़ मिल सके जो गवर्नमेंट से जो प्लान होता है, जो स्कीम होती है, उनसे उनको फ़ायदा मिले। लगभग एक अनुमानतः कितना रखते हैं फीस बच्चों के लिए? सर नॉमिनल है 200, 250, 300 रुपये थेरेपीज़ आती है अराउंड। ये डिपेंड करता है थोड़ा सा बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है कि उनको प्रॉब्लम किस लेवल का है। उत्तर प्रदेश में आपने ये खोला है, क्या कुछ लक्ष्य है आपके उत्तर प्रदेश में? अगर सर आप बेसिकली हमारा लक्ष्य है कि जिस तरह से हमने वाराणसी के लोगों को यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई है, आने वाले दिनों में हम लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में, आगरा में, हम वहाँ के बच्चों को भी ये फैसिलिटीज़ फिर से दे सकें। आपने शहर चुना तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा मानवीय उन्मूलन केंद्र में न्यूरो इन्फेक्शन अपडेट का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वी के शुक्ला ने दीप प्रज्वलित और मानवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। अपने व्याख्यान में कुलगुरु प्रोफेसर वी के शुक्ला ने कहा कि न्यूरो के क्षेत्र में इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा है। जापानी बुखार, चमकी, लकवा और मिर्गी के इन्फेक्शन पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में मौजूद न्यूरो के क्षेत्र के चिकित्सक अपने अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे भविष्य में फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि बीएचयू का आईएमएस लगातार अपनी सेवाएं और मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहा है। न्यूरोलॉजी इन्फेक्शन अपडेट 2022 ये पिछले पैंडेमिक से लेकर के अब तक काफ़ी ऐसे समय देश ने और विश्व ने देखा जहाँ बहुत ढेर सारे इन्फेक्शन आपने देखे होंगे। तो ब्रेन का जो इन्फेक्शन होता है, जो नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन होता है, वो मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा इफेक्ट देता है, बहुत बड़ा आघात देता है। इनसे कैसे इनको डायग्नोज करें, कैसे इलाज करें और कैसे इनसे बचें, इसी पर ये 2 दिनों का मंथन यहाँ चल रहा है। इसमें देश के और विदेश के भी जो जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, तो हमारे देश के जो ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने न्यूरोलॉजी में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, प्रोफेसर मीना गुप्ता, प्रोफेसर यूके मिश्रा, प्रोफेसर सतीश चंद्रा, पद्मश्री प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर जयंती कलिता, प्रोफेसर हरिंदर सिंह, प्रोफेसर जया चक्रवर्ती। तो ये ढेर सारे जो कार्य हो रहे हैं पूरे देश में रिसर्च न्यूरो इन्फेक्शन पर, उसी का चर्चा है। सर कितना ये फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए जो चर्चा? ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये पूरे पूर्वांचल में जो बहुत ब्रेन इन्फेक्शंस हैं, उसमें नए तरीके का प्रकाश ये देगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मिर्जापुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के अधिकारी एवं पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। इस दौरान 21 महीने तक आपातकाल का विरोध करने वाले जेल में थे। भाजपा द्वारा आपातकाल दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत मिर्जापुर में आया हूँ। आज जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज आपातकाल दिवस के रूप 25 जून को आपातकाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के एक काला दिन के रूप में भी माना जाता है, जहां पर लोकतंत्र की गला को घोंटकर लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जेल में बंद कर दिया गया। लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ। 21 महीने तक लोग जो है जेलों में रहे। उसी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं आज भारतीय जनता पार्टी मिर्ज़ापुर में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर का दर्शन पूजन करने के लिए भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वाराणसी जनपद में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों संग संवाद करेंगे। इसके बाद जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री रात में LT कॉलेज स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन के मेगा किचन का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद सिकरौल स्थित चाइल्ड केयर सेंटर भी देखेंगे। बैठक और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। वहीं रविवार की सुबह मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे। वाराणसी में बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 14वें सम्मेलन का शुभारंभ मलदहिया स्थित एक निजी होटल में किया गया। वहीं 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के पहले दिन बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश की शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 14वें सम्मेलन के पहले दिन मौजूद अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा किया गया। वहीं मुख्य रूप से सम्मेलन में केंद्र सरकार की श्रम नीतियों पर चर्चा की गई, जो इस देश के श्रमिकों को प्रभावित कर रही है। वहीं मौजूद अधिकारियों ने कहा कि सम्मेलन में भारत सरकार की आर्थिक नीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि वह देश के लिए कितना उपयुक्त है। आगे उन्होंने कहा कि जहां तक हम सबकी राय है तो सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी हैं। आज बैंकों में लाखों पद खाली हैं, लेकिन उस पद पर भर्ती नहीं की जा रही है, जिसके चलते कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन पूंजीपतियों पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो लोन लेकर पैसा नहीं चुका रहे हैं। इसके साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी। टोटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का 14वां त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हो रहा है। इस अधिवेशन में सहभागिता करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की तादाद में हमारे डेलीगेट्स ऑब्जर्वर साथी आए हुए हैं और इन डेलीगेट्स ऑब्जर्वर साथियों को संबोधित करने के लिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथी CS वेंकटाचलम के साथ ही ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष साथी दहिया, सेक्रेटरी साथी जनक रावल, ट्रेजरर साथी ठाकुर एवं बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ मंडल के जनरल मैनेजर श्री ब्रिजेश कुमार सिंह भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री साथी रजनीश गुप्ता, जो वर्तमान में यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के कार्यकारी महामंत्री भी हैं, यहाँ सभागार में उपस्थित हैं। और आज कल 2 दिन यह सम्मेलन चलेगा। इस सम्मेलन में ये विचार किया जाएगा कि भारत सरकार की जो आर्थिक नीति है वो कितना इस देश के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यह बिल्कुल जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है। बैंकों में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे ग्राहक सेवा पर पड़ता है। इस देश की पूंजी जो बैंकों में जमा है वो आम जनता के बीच से जो धन जमा है वही डिपॉजिट होता है और उसी को हम ऋण दे करके लोगों की मदद करते हैं। मदद करने का मेरा मतलब है कि ऋण देते हैं और आज परिस्थिति ये हो गई है कि बड़े बड़े पूंजीपति घराने बैंकों से ऋण लेकर लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का हजारों करोड़ का ऋण लेकर उसे अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी मांग होगी, इस पर चर्चा भी होगी कल, कि जो ऋण लेकर उसकी अदायगी नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर सिविल केस नहीं क्रिमिनल केस चलाया जाए और उनकी यदि संपत्ति कहीं हो तो उसे भी जो है भारत सरकार अपने अधीन करे, कि ऐसा न होने से जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी लाभप्रदता प्रभावित हो रही है और उसका फ़ायदा उठा करके भारत सरकार जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक है उनको निजीकरण करने का निरंतर प्रयास कर रही है। और यदि बैंकों का आगे निजीकरण करने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में आता है तो हमारी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, उसके साथ ही जो अन्य ट्रेड यूनियन बैंकिंग उद्योग में हैं वो सब हड़ताल पर जाएंगे। इस तरह का प्रस्ताव कल यहाँ इस सम्मेलन में जरूर पास होगा।
सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं बैंक एम्प्लॉइयों के सहारे ही है, क्योंकि ऑनलाइन वो पैसा दे रहे हैं और उनका प्रेशर बढ़ रहा है कर्मचारियों। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी ही पूरी कर रहे हैं। निजी बैंक का या दूसरे सेक्टर के जो बैंक है, फॉरेन बैंक है, वो कहीं किसी भी तरह से सरकारी योजनाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको मैं पूर्व में ही बताया कि लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों को भरा नहीं जाएगा। कम से कम कर्मचारियों की मदद से यदि बैंक को चलाएंगे और सारी योजनाओं को वो लागू कराएंगे तो निश्चित ग्राहक सेवा प्रभावित होगी। इसलिए हम कहते हैं बैंक की शाखाएं बंद न की जाए, बैंक की शाखाओं में जितना आवश्यक हो उतना स्टाफ दिया जाए, बैंक से जो ऋण दिया जा रहा है उसकी भरपूर वसूली की जाए। साथ ही जो बैंकों में जनता का डिपॉजिट है, डिपॉजिट रेट निरंतर घट रहा है, वो डिपॉजिट रेट बढ़ाया जाए, ये भी हमारी मांग है। जिस तरह बैंक को समायोजित किया जा रहा है, बैंक से जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना भी हो रही है? कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना की बात तो नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के निरंतर कमी होने से कर्मचारियों में तो परेशानी जरूर है। यदि कर्मचारी 9:30 बजे आता है और रात में 9 बजे तक काम करता है तो कितने दिनों तक 9:30 बजे आकर रात को 9 बजे तक काम करेगा? आप पत्रकार हैं, आप जा करके बैंकों में आप देख रहे हैं कोई भी बैंक 5 बजे नहीं बंद हो रहा है। 7 बजे 8 बजे तक बैंक में कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, तब किसी तरह काम पूरा हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऋण लेने वाले ऋण की अदायगी नहीं कर रहे हैं। यह बैंकिंग उद्योग के लिए सबसे बुरा है और एनपीए बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रही है। इसीलिए कल के हमारे सम्मेलन में इस पर विस्तार से चर्चा होगी कि जो लोग ऋण ले करके ऋण की अदायगी नहीं करें उनके साथ भारत सरकार को क्या काम करना चाहिए। और हमारी तो सीधी सी मांग है उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाइए, उनकी जितनी परिसंपत्तियां हैं सबको जब्त करिए और कड़ाई से ऋणों की वसूली की जाए। और इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की भी मांग है। अभी तो हम सब जनता की मांग आपको बताएं कि हमारे बैंक कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको जो पेंशन मिलती है, पेंशन में कभी कोई वृद्धि नहीं होती। भारत सरकार के जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, जब जब भी उनका वेतन बढ़ता तो सीधे सीधे उनकी पेंशन में वृद्धि हो जाती है। हमारे यहाँ पेंशन में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई अपडेशन ऑफ पेंशन नहीं होता। 1985 से पहले जो लोग हैं रिटायर हो गए हैं, जो विधवाएँ हैं उनका और इधर जो रिटायर हुए हैं, हम पूरी मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि पेंशन का अपडेशन हो। और जो नई पेंशन लागू कर दिया है इन्होंने 2004 अप्रैल से, हमारी पुरजोर डिमांड है कि नई पेंशन जो है समाप्त की जाए, पुरानी डीए लिंक पेंशन जो है सबके ऊपर लागू की जाए। ये भी बैंक कर्मचारियों की डिमांड है। उद्देश्य ऐसा है, वो आज बैंक एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम्स इसके बारे में चर्चा करेंगे और अलावा बैंक्स को प्रॉब्लम है, कारण बैंक्स आज जनता को पैसा बैंक के अंदर है, वो पैसा को वो नुकसान होता है, कारण गवर्नमेंट डिसीजन दिया है हम प्राइवेटाइज करेंगे। वो देश का जनता का पैसा 162 लाख करोड़ डिपॉजिट के रूप में बैंक के अंदर है, उनको सुरक्षा गवर्नमेंट बैंक के रूप में मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट सोचता है नो हम प्राइवेटाइज करेंगे, अंबानी को दे देंगे, अदानी को दे देंगे, वो बहुत डेंजर है। तो उनको विरोध करने का इधर हम चर्चा करके हम डिसीजन दे देंगे, कारण जुलाई अगस्त में वो पार्लियामेंट सेशन होगा, वहाँ वो प्राइवेटाइजेशन के लिए एक कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करता है, वो विरोध करने के लिए इधर हम डिसीजन दे देंगे। दूसरा है बैंक्स के अंदर बहुत एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग लोन है, वो बड़ा बड़ा लोग का कारण वो वापस आना है, वो वापस आने का कानून आज नहीं है। गवर्नमेंट वो कानून को बदलना है और रिकवर करना है, और वो रिकवर करने के बाद बैंक को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो वो जनता को सर्विस चार्जेस कम कर सकता है, डिपॉजिट को इंटरेस्ट ज़्यादा कर सकता है, लोन को ब्याज कम कर सकता है। सो वो भी हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ भी है, वो बैंक्स के अंदर वो सर्विस के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, कस्टमर सर्विस बहुत कम है, कारण बैंक के अंदर 2 लाख वैकेंसी अनफिल्ड है। सो रिक्रूटमेंट डिमांड करके इधर कॉन्फ्रेंस में हम चर्चा करेंगे। जुलाई अगस्त में बैंक्स इंडस्ट्री के पूरा ऑल यूनियन टुगेदर हम लड़ाई करेंगे, हड़ताल में जाएंगे। वो डिसीजन आज
कल दे देंगे। सरकार कई योजनाएं चला रहे हैं जो बैंक के ही सहारे चल रही हैं, सारे डायरेक्ट लाभार्थी उनके खाते में क्या? इसलिए बैंक को अंदर प्रेशर ऐसा ही है, वो आदमी कम है, रिक्रूटमेंट बहुत कम है, और रिक्रूटमेंट करने के लिए हम डिमांड कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट का बैंक का सोच है वो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में दे दो, वो भी हम विरोध करेंगे। वाराणसी के डीएस रिसर्च सेंटर द्वारा उमाशंकर मंदिर में महाप्रसाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 1 वर्षों से हर शनिवार को इस संस्था द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डीएस रिसर्च सेंटर द्वारा हर शनिवार को प्रसाद वितरण कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरे होने पर उमाशंकर मंदिर में महाप्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही रविंद्रपुरी स्थित मंदिर के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को भोजन करवाया गया। इस दौरान संस्था के संस्थापक विनय तिवारी ने कहा कि हम अनवरत प्रसाद वितरण कार्यक्रम जारी रखेंगे। संस्था द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम अब मंगलवार और शनिवार को भी किया जाएगा। की तरफ से रविंद्रपुरी स्थित लेन नंबर 10 में उमाशंकर मंदिर है, जिसमें हम पिछले 1 साल से हर शनिवार को खिचड़ी वितरण का हम लोग कार्यक्रम रखते हैं, जिसका नाम है प्रसादम, और आज उसको 1 साल पूरा हो रहा है, जिसके एवज में हम लोगों ने आज करीब 1500 लोगों के खाने की व्यवस्था की है, जो कि दोपहर से ही शुरू है। काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं। क्या उद्देश्य है आगे और भी क्या? देखिए, उद्देश्य बहुत सिंपल है। काशी नगरी में बहुत सारी जगहों पे ये कार्यक्रम होते रहे हैं, और इसको देख के मैं भी इंस्पायर हुआ था, और हम लोग हमेशा से चाहते रहे कि कोरोना काल में भी ये था कि जब भी कोई ऐसा खाने पीने का लोगों की व्यवस्था की जा सके। और एक ऐसी जगह है हमारे पास, एक मंदिर बहुत खूबसूरत, जिसमें बहुत अच्छी जगह है, और एक सोशल कॉज है, बस यही एक रीज़न है, सोशल कॉज होता है लोगों को खिलाने के लिए।